अब एक के बारे में कुछ बचे हुए पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। एक के लिए हम फैक्टर करते हैं तो एक का हम जितना फैक्टर करें वो एक ही रहेगा, यानी हम कह सकते हैं कि एक का फैक्टर बस एक ही रहेगा, यानी एक का गुणनखंड केवल एक ही रहेगा। अभाज्य अभाज्य संख्या का हमने देखा कि केवल दो ही था, एक और एक स्वयं। और भाज्य संख्या का हमने देखा कि कम से कम 3 होना चाहिए या 2 से अधिक होना चाहिए। ये किसी कैटेगरी में नहीं जा रहा है, न ये भाज्य का ही पूरा कर रहा है कंडीशन और न तो ये अभाज्य का। तो हम कह सकते हैं कि एक न तो भाज्य है और न तो अभाज्य है। अब हम अभाज्य संख्या के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं कि हम 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 1000 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 तक हमारे पास 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से अगर हम 100 तक देखें तो ये 25 होती है। 1 से 200 तक हम देखें इसमें 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 1 से 1000 तक हम देखें तो 168 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब बात आती है कि हम 1 से 100 तक हमें जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लेता है। और एक और बात, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 101 है। उसी तरह 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो 997 है। अब हम बात करते हैं कि 1 से 100 तक 25 हैं, वो कौन कौन से हैं, वो याद होना आपको जरूरी है। ये नोट कर लीजिए। अब हम इसको मिटा रहे हैं। एक से 100 तक हम लिख रहे हैं, पहला 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13। आपको याद है तो आप मेरे संग संग लिखिए, नहीं याद है तो लिखने के बाद आप नोट करिएगा। 13 के बाद 17 के बाद 19 के बाद 23 के बाद 29 के बाद 31 के बाद 37 के बाद 41 के बाद 47। ये देखिए 50 तक हो गया। हमने क्या लिखवाया था, 1 से 50 तक 15 होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कहीं मिस्टेक हो रहा है। 41 के बाद 43 के बाद 47। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 से 50 तक कितना है, 15। उसी तरह 1 से 75 तक और 6 ऐड हो जाएगा तो ये 21 हो जाएगा। और 1 से 100 तक में 4 और जुड़ जाएगा, 47 हो गया। 47 के बाद 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 93 और 97। यहाँ तक 15 था।
और इसमें 10 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक ज्यादा हो गया, कहीं हमने मिस्टेक किया है। 53 अभाज्य संख्या है, 59 भी है, 61 भी है, 67 भी है, 71 है, 73 है, 79, 83, 89, 93 नहीं है। 93 31 से कट जाएगा, 31 और 3 से कट जाएगा, 31 तिहाई 93। ये हमने मिस्टेक किया था। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रहा 10 और ऊपर का 15, मिलकर कितना हो गया 25। यानी 1 से 75 तक 21 है। देखिए यहाँ तक ये 75 तक है। ये 1 2 3 4 5 6, तो 15 6 21 और बचा 4, 75 से 100 के बीच में। 1 से 100 तक की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, इसको आप नोट कर लीजिए और जितने पॉइंट लिखवाए हैं आप उसको लिख लीजिए, उसको याद करिए, एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट के बारे में। एक हमारा बचा है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर वो होता है कि हम किसी भी संख्या का अगर उचित गुणनखंड को, केवल ऐसी संख्या है जिसके सारे उचित गुणनखंडों को हम जोड़ें तो स्वयं वही संख्या आनी चाहिए। दूसरे शब्दों में सुनिए, कोई संख्या है, उसकी सारे हम फैक्टर को यानी गुणनखंड को निकालें और जो लास्ट वाली स्वयं वह संख्या होगी उसको हटाकर से सारे गुणनखंड को हम अगर जोड़ते हैं और वो स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो हम उसको परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे एक का गुणनखंड करिए तो एक का तो एक ही होगा। पहले उचित गुणनखंड के बारे में जानिए। उचित गुणनखंड का मतलब यही है कि अगर हम 4 का गुणनखंड करते हैं तो 4 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो ये स्वयं ये जो संख्या है इसको हम छोड़ देते हैं तो जो बाकी बचा हम इसी को उचित गुणनखंड कहेंगे और इन्हीं उचित गुणनखंड को हम जोड़ेंगे तो ये संख्या आनी चाहिए। तो हम इसको छोड़ देते हैं तो 2 1 3, देखिए 4 के बराबर है नहीं, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। 5 तो हमारा अभाज्य संख्या है। उसी तरह हम 6 कर लेते हैं। 6 का हम फैक्टर करते हैं तो 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। तो उचित गुणनखंड में क्या है, वो स्वयं संख्या काउंट नहीं होगी। जो नहीं काउंट होगी वो संख्या जो बचा वो उचित गुणनखंड हुआ। अगर हम इनको जोड़ते हैं, अगर आ गया तो परफेक्ट नंबर है। देखिए 3 2 5 1 6, तो हमारे पास पहला परफेक्ट नंबर यही आया कि सबसे पहला परफेक्ट नंबर क्या है, 6 है। उसी तरह हम 14 को जोड़ कर देखते हैं आता है कि नहीं आता है। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा और स्वयं 14 से कटेगा। तो ये तो काउंट होगा नहीं। 7 4 11, 11 2 13, 13 1 14। फिर से देखिए 7 4 11, 11 2 13, 13 1 14। तो ये भी आ गया। हमारी बातों को समझ रहे हैं आप? हमने कहीं गलती तो नहीं किया है। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, सॉरी 4 से नहीं कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा। तो 14 हम हटा देते हैं और जोड़ते हैं 7 2 9 9 1 10। ये नहीं आया तो ये नहीं होगा, 14 नहीं होगा। 14 के बाद हम देखते हैं 28। 28 को देखते हैं। 28 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा,
7 से कटेगा, 14 से कटेगा, 28 से कटेगा। तो हम लास्ट वाला नहीं लेंगे क्योंकि हमें प्रॉपर ही मतलब उचित गुणनखंड ही चाहिए और उन सभी का योग हमारे संख्या आना चाहिए। देखते हैं 7 4 11 11 2 13 13 14 14 14 कितना हो गया 28। तो हमारे पास दूसरी संख्या क्या आई 6 के बाद 14 आई। उसी तरह हम आपको लिखवा दे रहे हैं कि कितनी है। सबसे छोटी सबसे छोटी परफेक्ट नंबर ये 6, उसके बाद हमारे पास 28, उसके बाद आएगा 496, उसके बाद आएगा 81, 28। ये हमारे पास परफेक्ट नंबर का एक सीरीज कि सबसे पहले क्या आएगा 6 आएगा, उसके बाद 28 आएगा, उसके बाद 496 आएगा, उसके बाद 8128 आएगा। इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा, उसका कोई आगे तो बहुत है। अब देखिए हम आगे आपको बता रहे हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं। याद आपको बस यही रखना है कि अगर परफेक्ट नंबर को हमें चेकना है तो हम सारे गुणनखंडों में से उस स्वयं संख्या को छोड़कर बाकी शेष गुणनखंड को हम जोड़ेंगे तो संख्या वापस आनी चाहिए, तो ही वो परफेक्ट नंबर को पूरा करेगा। अब हम बात करते हैं कि हमने तो इंटीजर से पढ़ा था नीचे, अब इंटीजर से ऊपर पढ़ते हैं। तो हमारे पास आता है नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक करते हैं रियल और एक करते हैं अनरियल। इसको कहते हैं वास्तविक, इसको कहते हैं अवास्तविक। अवास्तविक में ये आयोटा आता है, आयोटा का मतलब -1 लेकर आता है। अब देखिए ये रियल और अनरियल को मिलाकर एक और संख्या बनता है कॉम्प्लेक्स यानी सम्मिश्र संख्या। ये इसका क्या फॉर्मेट होता है, तो वास्तविक का ए के फॉर्म में होता है और अनरियल का आयोटा बी रहता है। ये इसका फॉर्मेट है। हमें पढ़ना है इसको, तो हमें पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है इसको। तो रियल को हम पढ़ते हैं, तो रियल हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक हो जाता है परिमेय, जिसको हम कहते हैं रेशनल। आप समय को देखकर मत पढ़िए, आप इस कंटेंट को देखकर पढ़िए, ये धीरे धीरे ही पढ़ा जाएगा तो समझ में आएगा, क्योंकि ये बेसिक है। अगर ये आपका क्लियर नहीं रहेगा तो आपको एग्जाम में दिए गए सवाल नहीं बनेंगे और रटने से नहीं होगा। रट रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसको समझ के रटिएगा तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो हम परिमेय, दूसरा है अपरिमेय। अपरिमेय को कहेंगे इरेशनल। एक परिमेय एक अपरिमेय, वास्तविक का खंड है। और परिमेय को हम तोड़ेंगे एक तो फ्रैक्शन में और एक तोड़ेंगे इंटीजर में। इंटीजर हमने पढ़ा है, इंटीजर में क्या था, एक तो ऋणात्मक था और एक शून्य को लेकर पूर्ण संख्या था। एक ऋणात्मक और एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या दो पार्ट में डिवाइड था,
एक था शून्य और एक था प्राकृतिक। ये चार्ट है कि नंबर रियल और अनरियल में टूटा, रियल परिमेय और अपरिमेय में टूटा। परिमेय की बात करते हैं तो फ्रैक्शन और इंटीजर में टूटा। इंटीजर की बात करते हैं एक ऋणात्मक संख्या होती है और एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या खुद ही दो में डिवाइड होता है, एक जीरो और एक प्राकृतिक। यहीं से क्रॉस क्वेश्चन आपको मैं लिखवा रहा हूं क्योंकि यहाँ से पूछता है। अब देखिए हम कहेंगे सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय तथा परिमेय वास्तविक होती है। ऐसे देखिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय वास्तविक होती है। अब इसको छोड़िए, यहाँ आइए। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक, परिमेय, पूर्णांक तथा परिमेय वास्तविक होती है। अब इसको हटाइए। सभी पूर्णांक, परिमेय तथा सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं और सभी परिमेय वास्तविक होती है। उसी तरह हम वास्तविक को तोड़ेंगे तो सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये तो रहा क्रॉस क्वेश्चन के आधार पे। अब देखिए इसको हम कुछ अलग अलग हिसाब से पढ़ते हैं। अब देखिए हम पहले फ्रैक्शन को पढ़ते हैं। तो फ्रैक्शन का बहुत परिभाषा है, लेकिन हम बस दो फ्रैक्शन को देखेंगे। एक देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। प्रॉपर फ्रैक्शन में ये होता है कि जो p/q का जो टर्म रहेगा वो एक से कम रहेगा। एक से कम का मतलब कि हम 1/2, बताइए एक से कम है कि ज्यादा, तो आप कहेंगे एक से कम है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये होता है कि जो p/q का टर्म होता है वो एक से ज्यादा होता है। एक से ज्यादा का मतलब ये 3/2, देखिए ये एक से ज्यादा है। तो जो फ्रैक्शन एक से कम होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा और जो फ्रैक्शन एक से ज्यादा होगा हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे पढ़ा रहे हैं। अब देखिए परिमेय और अपरिमेय को पढ़ाने से पहले हम आपको डेसिमल पढ़ा रहे हैं क्योंकि उसमें से यहाँ पॉइंट आएगा। तो हम डेसिमल को पढ़ रहे हैं, डेसिमल संख्या को। तो डेसिमल में आपका बढ़ता है दो पार्ट में, एक शांत दशमलव एक अशांत दशमलव। शांत को हम टर्मिनेटिंग और अशांत को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अंग्रेजी में लिखवाना इस वजह से उचित होता है क्योंकि हम हिंदी वाले बोर्ड को हैं और ये शांत दशमलव भी देता है और बोलता है कि टर्मिनेटिंग भी देता है, यानी वो हिंदी में ही लिख देगा, उसका प्रोनाउंसिएशन ही हिंदी में लिख देगा और लिखेगा ही अंग्रेजी, लेकिन उसको प्रोनाउंसिएशन कर देगा हिंदी में। तो आप दोनों को जानिए कि शांत दशमलव किसे कहते हैं और टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं। तो दोनों एक ही बात है। उसी तरह शांत दशमलव का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। अब अशांत दशमलव खुद ही दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है अशांत
आवर्ती अशांत आवर्ती संख्याएं। उसी तरह देखिए, अशांत के लिए नॉन टर्मिनेटिंग, आवर्ती के लिए आप इसको रिकरिंग बोलेंगे, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है जो रिपीट होता है, और एक होता है अशांत अनावर्ती इसका मतलब होता है, ये तो है नॉन टर्मिनेटिंग, और इसका हो जाता है नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। अब देखिए, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, तो हम इन्हीं दो को अभी सीखेंगे, सॉरी इसको सीखेंगे, इसको सीखेंगे और इसको सीखेंगे। तो हम अगर बात करते हैं, हम यहाँ ऊपर को मिटा रहे हैं समझाने के लिए, फिर से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हमें पढ़ना है शांत दशमलव, शांत दशमलव। शांत दशमलव का वो मतलब होता है कि हम अगर किसी संख्या से भाग दें तो पॉइंट के बाद कट जाए, वो बार बार आए न। जैसे हम ये कहते हैं, एक में अगर हम 2 का भाग देंगे तो ये 0.5। अब देखिए, यही शांत दशमलव है। अब इसके बाद आप नहीं काट सकते क्योंकि वो कट चुका है। उसी तरह एक में हम अगर 4 का भाग दें तो 0.25 हो जाएगा। उसी तरह हम एक में 8 का भाग देंगे तो 0.125 हो जाएगा। ये देखिए शांत हो गया। अगला, एक में अगर हम 5 का भाग देते हैं तो 0.2 आएगा। एक में हम 25 का भाग देंगे 0.04 आ जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। 25 चौके 100 और 2 दशमलव तो 1 आएगा। तो शांत दशमलव का कुछ कंडीशन भी होगा, उस कंडीशन को हम लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा कि शांत दशमलव का कंडीशन क्या है। तो सिंप्लीफाई के बाद यानी हल करने के बाद हमें हर में क्या कंडीशन होती है, तो हर में 3 प्रकार की कंडीशन होती है। या तो हर में 2 पे m आ जाए। m का मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी 2 पे 2 घात हो सकता है, 2 पे 3 घात हो सकता है। या 5 पे n घात। 5 पे n घात का मतलब देखिए, यहाँ 5 का कितना घात है 1, यहाँ 5 का कितना घात है 2। या 2 पे n गुणे 5 पे n। देखिए, इस फॉर्मेट को हम समझा रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूं 3/10, तो 3/10 हम जो ही लिखते हैं, आप क्या करते हैं 0.3 लगा देते हैं। ये देखिए शांत दशमलव आ गया कि नहीं आ गया, इस तरह फॉर्मेट में। तो ये क्या है, ये जो 10 है, तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5। 2 गुणे 5, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम m और n इसलिए कह रहे हैं कि m का मान कुछ भी हो सकता है, n का मान कुछ भी हो सकता है, यहाँ दोनों बराबर है। तो हमें 3 कंडीशन याद रखनी है कि 1/2 पे m, या 1/5 पे n, या 1/1। इसलिए लिख रहे हैं कि ऊपर कट जाए, 1 के बजाय 2 भी 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे नहीं मतलब। हमें बस इस हर को देखना है कि हर में ये चीज आनी चाहिए। अगर वो चीज आ रही है तो हमारे पास वो कैसी जाएगी, शांत दशमलव के अंतर्गत आएगी। जैसे हम दिखा रहे हैं आपको, अगर हम कहें 3 में 18 का भाग दीजिए, तो आप क्या करेंगे 1/6 हो जाएगा। पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए 2 तो आ रहा है,
लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज आ गया, क्या? 3 आ गया। तो जब 3 आएगा तो ये क्या होगा? वो कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है। अगर 2 है, 2 गुणे अगर इसके संग आना ही है तो आना चाहिए 5 को, तब जाकर उसमें लागू होगा। ये आ गया 3। अगर ये 3 आ गया तो वो इसमें आने लगेगा, जैसे हम दिखा रहे हैं आपको। मैं कहूं, देखिए जो ये कंडीशन पूरा नहीं करेगा वो इसमें आएगा। इतना बात आपको ध्यान रखना है कि जो अगर शांत दशमलव का कंडीशन नहीं रख रहा है तो वो इसमें आने लगेगा। और ये तो कुछ और ही बात है इसमें। अब देखिए ये कंडीशन इसमें से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा था तो वो इसमें आ रहा है। जैसे 1 में 3 का भाग देंगे तो क्या जाएगा? 0.3, 3 3 के नाव, 3 3 के नाव, ऐसा करते आप चले जाएंगे। लेकिन इसका कोई अंत ही नहीं है। अगर जिसका अंत नहीं है तो हम उसी को कहेंगे अशांत आवर्ती, यानी रिकरिंग या रिपीटेटिव। वो जो रिपीट कर रहा है वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा, वो बार बार चला जाएगा। और आप ये भी जानते होंगे कि अगर कोई अगर पॉइंट के बाद कोई इस तरह से संख्याएं हैं जो अनंत हैं तो हम उसको ऐसे बार के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए हम अगर करते हैं 2/3 तो ये कितना जाएगा? 0.666 ऐसे करते चला जाएगा। तो इसको भी इस रिपीटेशन से बढ़ने के लिए क्या कर देते हैं? बार का प्रयोग करते हैं। ये बार से भी क्वेश्चन आता है, हम उसको भी बताएंगे। पहले हम अशांत हो गया, ये क्या है? जो ये कंडीशन को पूरा नहीं करेगा वो इसमें आएगा। तो इसमें क्या क्या आ रहा है? एक ये बार वाला, ठीक है, बार वाले क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए बार वाले केवल 1/3 ही लेकर नहीं आएगा, 6 भी लेकर आएगा, 7 भी लेकर आएगा, 9 भी लेकर आएगा। कुल मिलाकर 2 5 या तो 2 या तो 5 या तो 2 गुणे 5 होना चाहिए। उनके सिवाय जो भी आएंगे वो इसमें लेकर आएंगे। अब देखिए अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती का मतलब ये होता है जैसे √2 का मान, √3 का मान, √5 का मान, ये जो इन रूटों का मान होता है यही अशांत अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कहलाते हैं। तो हम जो यहाँ आपके पास लिखे थे हेडिंग इस तरह से, ये था रियल। रियल कितने पार्ट में टूटा था? एक टूटा था परिमेय और एक टूटा था अपरिमेय। तो अपरिमेय में हम इस परिभाषा को लिख सकते हैं, ये वाला परिभाषा ऐसे कि अपरिमेय का परिभाषा होगा अशांत अशांत अनावर्ती डेसिमल यानी संख्या है। अब देखिए इसको हम कहेंगे हिंदी में, अरे अंग्रेजी में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या रिपीटेटिव। इस अपरिमेय संख्या का यह परिभाषा है कि अशांत अनावर्ती संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या रिपीटेटिव। अब देखिए इसमें क्या आता है? इसमें आता है पाई,
और क्या है, वे संख्याएं जिनका हम रूट नहीं निकाल सकते, सॉरी वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो रूट में जितने भी अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं में चली जाएंगी। जैसे 2 क्या है, अभाज्य संख्या, 3 क्या है, अभाज्य संख्या, 5 क्या है, अभाज्य संख्या। तो जितने हम आपको लिखवाए थे 1 से 100 तक के जितने भी अभाज्य संख्या लिखवाए थे, अगर हम उन सभी को रूट में डाल दें, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। यहाँ -2 भी हो सकता है, यहाँ प्लस भी हो सकता है, यहाँ +5 है, यहाँ ये देखिए -7, माइनस कड़ी में 7। आप भूल से इसको ये मत कर दीजिएगा कि ये अपरिमेय संख्या है। अगर रूट में माइनस चला गया तो अनरियल हो जाएगा, यानी वो इमेजिनरी संख्या चली जाएगी, अवास्तविक संख्या हो जाएगी। तो माइनस लगाना है अंदर नहीं, कहाँ लगाना है, बाहर, क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। तो जितने भी हम आपको लिखवाए थे ये सब कहाँ चले जाएंगे, यही अपरिमेय संख्या में चले जाएंगे। ये पाई से लेकर क्वेश्चन जरूर बनता है, टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, कुछ भी हो, तो इससे लेकर बनता है। अगर हम इसका मान ये रख देते हैं 22/7, तो ये परिमेय संख्या में चला जाता है। परिमेय संख्या का भी कंडीशन है कि वे संख्याएं जो p/q के टर्म में हो और जहां q ≠ 0, q 0 नहीं होना चाहिए और वो संख्या p/q के टर्म में होना चाहिए। p कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी, उससे नहीं मतलब है। बस ये याद रखना है कि q 0 नहीं होना चाहिए। अगर q नहीं 0 है तो p/q के टर्म में है तो वो परिमेय संख्या है। जैसे 22/7 इस पाई का मान है, तो पाई का 22/7 मान है, तो ये रहा हमारे पास p और ये रहा हमारे पास q। अब देखिए q 0 तो है नहीं, जब q 0 है नहीं तो ये p/q के टर्म में है, तो ये कंडीशन पूरा कर रहा है, इसीलिए क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए इससे बनने वाले सवाल को थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए हम इससे बनने वाले सवालों को देखते हैं। जैसे कोई कहेगा आपसे 0.3 पे बार है, तो इसको आप फ्रैक्शन में बदलिए। आप इसको फ्रैक्शन में बदलिए। तो सबसे पहले हम आपको बेसिक बता रहे हैं, उसके बाद हम इसका ट्रिक आपको बताएंगे। ये देखिए सबसे पहले बेसिक ये है कि सबसे पहले इसको आप ओपन करिए। क्या कर दिए, ओपन कर दिए, और इसको हम x बराबर मान लेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि हम x बराबर मानकर उसको हम ओपन करेंगे। जितने पे बार रहेगा उतना हम रिपीट कर देंगे। तो हमारे पास ये 3 पे बार था, तो हम क्या करते, 3 को हम रिपीट कर दिए, ये हमारा ऐसे ऐसे चला जाएगा। अब देखिए जितने पे बार होगा हम उतने वैसी संख्या से गुणा करेंगे, उसमें एक जितने पे बार होगा उतना 0 आना चाहिए। तो 1 पे बार है
तो हमें 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि 10 में एक 0 है। अगर 2 पे होता तो हम 100 से गुणा करते, 3 पे होता तो हम 1000 से गुणा करते। तो हम करेंगे, हम अगर करते हैं 10 से गुणा, तो 10 का गुणा हम करेंगे तो हम इसको ऊपर लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम बाद में घटाने के लिए लिखना ही पड़ेगा। तो इसमें हम 10 से गुणा करेंगे, 10 से जाएगा। अगर इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये पॉइंट, एक पॉइंट उधर घट जाएगा, 3.333 ऐसे करते चला जाएगा। तो आप जानते होंगे कि अगर पॉइंट का जोड़ हो या घटाना हो तो हमें पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखना पड़ेगा। तो ये देखिए, हम अगर 3.333 ऐसे करेंगे और इसके नीचे हम पॉइंट के नीचे 0.333 ऐसे करेंगे। अब हम इसको घटाते हैं तो 10 में से x गया, ये बचेगा 9x, और ये कितना बचेगा? तो यहाँ से यहाँ तक तो सारा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? 3 बचेगा। 3 बचेगा। अब देखिए x बराबर 3/9, और ये क्या कहलाएगा? 1/3। इसी का तो मान ये आता है 0.3333। अब देखिए 2 पे बार है, हम उसको बता रहे हैं। अब देखिए, अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, मान लीजिए 0.35 पे बार है, तो सबसे पहले x मानकर ओपन करिए, 0.35 ऐसे करके। और कितने पे बार था? 2 पे बार है, तो हम कितने से गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 100x, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 अंक उधर आ जाएगा, तो 35.35 ये ऐसा चल जाएगा। अब हम इसको घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? 99x, और ये क्या आएगा? पॉइंट के नीचे पॉइंट अगर घटाते हैं तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या? 35। अगर हम x से भाग देते हैं, सॉरी x बराबर 35/99, ये इसका बेसिक है। अब हम इसके ट्रिक पे जाते हैं कि इसको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जितने पे बार रहेगा उतना ही हर में 9 लेकर आएगा। ध्यान से सुनिएगा, जितना भी बार रहेगा उतना ही नीचे यानी हर में 9 लेकर आएगा, और मूल संख्या ऊपर लिखी जाएगी। जैसे अगर हम कहें कि 0.3 पे बार है, तो क्या है? मूल संख्या। तो मूल संख्या तो ऐसे बिना पॉइंट के लिख देंगे। अब एक संख्या पे क्या है? बार है, तो हमारे पास 9 लेकर आएगा। बात को समझ रहे हैं? अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 आएगा, जो आंसर आया था। उसी तरह हम अगर 35 पे बार लगाते हैं तो हमारे पास मूल संख्या क्या है? मूल संख्या है हल करने के लिए, क्या है? 35 लिखेंगे। और हमने बताया कि जितनी संख्याओं पे बार रहेगी उतना ही 9 आएगा। तो कितनी संख्या पे बार है? 2 संख्याओं पे, तो 2 संख्या क्या है? 2 संख्याओं पे बार है तो 2 9 आएगा। यही हमारा आंसर आ रहा था। उसी तरह हम अगर बात करते हैं कि 3 अंक पे अगर बार है तो वो तो मूल संख्या होगा ही, हल करते समय उतना ही क्या लेकर आएगा? नीचे 3 लेकर आएगा, सॉरी 9 लेकर आएगा। अब देखिए कुछ ऐसे भी आएंगे जिन पे बार नहीं रहेगा पॉइंट के बाद, जैसे 0.321 मान लीजिए ऐसे बार है। हम आपसे पूछेंगे कि इसमें मूल संख्या क्या है? तो मूल संख्या तो आप कहेंगे हल करते समय 321। उसी तरह हम ऐसे कहेंगे 0.437 पे बार। मैं आपको कहूंगा कि हल करते समय ये मूल संख्या क्या आएगी, तो आप कहेंगे 437, यानी जो है वो लिख देंगे, ना पॉइंट देखेंगे ना बार देखेंगे, जो भी रहेगा उसको लिख देंगे। अब क्या है कि हमने बताया कि बार जितने पे है उतना तो हर में
9 लेकर आएगा। लेकिन जिस पे नहीं रहेगा वो क्या करेगा, वो दो काम करेगा। जिस पे नहीं रहेगा वो मूल संख्या में क्या होगा, वो घटेगा। फिर से सुनिए, जिस पे बार नहीं रहेगा वो मूल संख्या में घटेगा और हर में उतना जीरो लेकर आएगा। अब ये मत करिएगा कि 3 है, 3 घटा है तो 3 ठो जीरो लाएंगे, नहीं। एक संख्या पे बार नहीं है तो उसके चलते एक ही जीरो आएगा। संख्या तो एक ही है, उसका मान है ना 3, तो एक जीरो आएगा। उसी तरह ये देखिए क्या है, एक संख्या है, एक संख्या है तो वो संख्या तो घटेगी घटेगी मूल संख्या में, लेकिन उसके चक्कर में क्या आएगा, अगर एक पे है तो उतना जीरो लेकर आएगा। अब इसको आप घटाएंगे, 318 9 9 0, ये आपका आंसर होगा। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो होगा, नहीं तो उतना ही रहेगा, होगा वो काट लीजिएगा आप। उसी तरह ये कितना आएगा, 433 बटे 990। उसी तरह हम आपको दे रहे हैं कि मान लीजिए ये 2531 पे 12, आप इसको ट्रिक से करिए। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप वीडियो रोककर आप लगाइए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, हम बता रहे हैं क्या करना है। तो सबसे पहले हम हल करते समय क्या कहेंगे, मूल संख्या लिखेंगे। तो मूल संख्या क्या लिखेंगे, ना पॉइंट लिखना है ना बार लिखना है। तो मूल संख्या में क्या है, 25 31। उसके बाद पहला पॉइंट क्या बताए थे कि जितने पे बार था उतना 9 लेकर आएगा। ये देखिए दो संख्या पे बार है तो 2 9 लेकर आएगा। अगला हम स्टेप क्या बताए थे, जितने पे बार नहीं रहेगा उतना संख्या तो वो घटेगी, लेकिन 1 2 दो संख्या पे बार नहीं है तो नीचे क्या लेकर आएगा, 2 जीरो लेकर आएगा। अब घटेगा क्या, वो स्वयं संख्या घटेगा, 2 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरह हम कहें 0.372 और मान लीजिए हम 6 पे यहाँ बार लगा देते हैं। तो सबसे पहले हल करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मूल संख्या लिखेंगे। मूल संख्या लिखने में क्या होगा, ना पॉइंट का यूज होगा ना बार का यूज होगा, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद आप ये देखेंगे कि कितने पे बार है। अगर 1 पे बार है तो नीचे 1 9 लेकर आएगा, अगर 2 पे बार है तो नीचे 2 9 लेकर आएगा। उसी तरह अगर 3 पे बार है तो 3 9 लेकर आएगा नीचे। ये दूसरा स्टेप हुआ। अब तीसरा स्टेप हम आपको ये बताए कि जितनी संख्याओं पे बार नहीं रहेगी, अगर एक संख्या पे नहीं है तो संख्या तो घटेगी मूल संख्या में, लेकिन उसके चलते 1 जीरो आएगा। अगर दो संख्याओं पे अगर बार नहीं है वो संख्या तो मूल संख्या में घटेगी ही अंश में, लेकिन नीचे 2 जीरो लेकर आएगा। उसी तरह इसमें कितनी संख्याएं हैं जिन पे बार नहीं है, तो आप कहेंगे ये हल करते समय तो पहले पॉइंट को छोड़कर इतना तो आप मूल संख्या लिखेंगे। और पहली कंडीशन कि 1 पे बार है तो 1 9 लेकर आ गए। दूसरा कंडीशन कितने पे बार नहीं है तो 372, तो इतना तो हम मूल संख्या में घटाएंगे ही। और जितनी संख्याओं पे बार नहीं है हम उतना जीरो लेकर आएंगे। कितने आए, 1 2 3, तो ये जो घट कर आएगा ये हमारा आंसर होगा। फिर फाइनली सुनिए, ये बार वाले क्वेश्चन आते हैं। अगर पॉइंट के बाद बार है, एक संख्या पे बार है, तो उसको हल करने का क्या है, सबसे पहले हम मूल संख्या लिखेंगे। मूल संख्या लिखते समय ना हम पॉइंट का यूज करेंगे ना बार का यूज करेंगे, यानी जो संख्या लिखी रहेगी वो लिख देंगे। उसके बाद क्या स्टेप है कि जितने पे बार रहेगा उतना ही नीचे 9 आएगा। अगर 1 पे बार है तो 1 9 आएगा, 2 पे बार है तो 2 बार आएगा, 2 बार 9 आएगा। अगला स्टेप ये बताए थे कि अगर जितने पे बार नहीं है, अगर वो एक संख्या पे बार नहीं है, वो दो संख्या पे बार नहीं है, तो मूल संख्या में वो संख्या तो घटेगी ही घटेगी, लेकिन उसके चक्कर में नीचे 1 पे अगर बार नहीं है तो 1 जीरो आएगा, 2 पे बार नहीं है तो 2 आएगा, 2 जीरो आएगा। अगर मान लीजिए 5 संख्याओं पे बार नहीं है तो आप बताइए नीचे कितने जीरो आएंगे। तो
आप कहेंगे अगर 4 पे नहीं है या 5 पे नहीं है तो 4 या तो 5 जीरो आएगा और किसके बाद आएगा, 9 के बाद आएगा। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो गुणनखंड पे बनाएंगे और उसके बाद हम आगे प्रक्रिया चालू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।